नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो फेसबुक से दोस्ती और फिर प्यार और इकरार, क्राइम कंट्रोल की यह कहानी मुरादाबाद की है। शिखा को फेसबुक पर दोस्ती का बड़ा शौक था। फेसबुक से ही उसकी दोस्ती तेलंगाना के अशफाक से हो गई और फिर धीरे धीरे बात यहां तक पहुंच गई कि शिखा से मिलने के लिए अशफाक मुरादाबाद पहुंच जाता है। शिखा एक बच्चे की मां है। इस कहानी में मां ही अपने बेटे को किडनैप कराने का प्लान बनाती है और फिर अपने पति से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगती है। पति, पत्नी और वो फेसबुक, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। 5 साल का बच्चा, 28 साल की मां, 27 अगस्त को किडनैपिंग, 30 लाख की फिरौती। दुश्मनी तो कोई चीजें नहीं है। कोई फोन आया है? फोन वगैरह तो आया है। तो क्या कहा है उन्होंने, जिन्होंने फोन किया? 30 लाख की मांग की है, 30 लाख रुपए चाहिए। ये घटना मुरादाबाद के मझौरा इलाके की है, जहां 7 अगस्त को घर पर खेलते वक्त 5 साल के ध्रुव का अपहरण हो गया। मुरादाबाद से बच्चा किडनैप हुआ तो पुलिस के हाथ पांव भी फूलने लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से अपहरण की घटनाओं ने कानून व्यवस्था की खूब फजीहत करवाई थी। मुरादाबाद में 5 साल के मासूम ध्रुव की अपहरण की सूचना से मुरादाबाद पुलिस में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने जब ट्रैकिंग की और फिरौती मांगने वाले नंबर को ट्रेस किया तो वो मोबाइल लोकेशन गाजियाबाद में आई। पुलिस अभी गाजियाबाद में अज्ञात बदमाशों के पीछे लगी हुई थी कि जानकारी मिली कि मासूम ध्रुव को गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे पर एक रोडवेज बस में छोड़ दिया गया है। मुरादाबाद किडनैपिंग की सनसनीखेज वारदात को सिलसिलेवार तरीके से समझते चलिए, क्योंकि कहानी में लव, फेसबुक, पति पत्नी और वो की उलझी हुई हकीकत है। 7 अगस्त को जब बच्चे का अपहरण हुआ तो किडनैपर्स ने 30 लाख की फिरौती मांगी। वो फोन करता है और फिर फोन बंद कर लेता है। अब मुरादाबाद पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि किडनैपर्स तक पहुंचा कैसे जाए। पुलिस इन सवालों में उलझी ही हुई थी कि सूचना मिली कि गाजियाबाद के कौशाम्बी में एक लावारिस बच्चा देखा गया है, जिसके बाद टीम तुरंत गाजियाबाद पहुंची और मासूम को बरामद किया। बच्चे की बरामदगी से पुलिस ने राहत की सांस तो जरूर ली, लेकिन अब भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब पुलिस तलाश रही थी। मसलन, किडनैपर्स ने बच्चे को क्यों छोड़ा? फिरौती की रकम अगर नहीं लेनी थी तो फिरौती मांगी ही क्यों गई? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही थी और तभी पुलिस की जांच मुरादाबाद और गाजियाबाद होते हुए तेलंगाना जा पहुंची। पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब वो तफ्तीश करते करते तेलंगाना में अशफाक नाम के एक व्यक्ति तक पहुंची तो अशफाक ने बताया कि उसने ये अपहरण खुद ध्रुव की मां के कहने पर ही किया था। जिस नंबर से फिरौती की कॉल आई थी वो तेलंगाना का था और जब मुरादाबाद पुलिस की टीम कड़ियों को जोड़ते हुए तेलंगाना पहुंची तो वो हैरान रह गई। यहाँ से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और जब पूछताछ हुई तो पूरी कहानी 180 डिग्री टर्न कर गई। जिस शख्स ने बच्चे को किडनैप किया था उसका नाम अशफाक था। उसके और ध्रुव की मां के बीच नाजायज संबंध थे। उनको तेलंगाना भेजा गया पिछले 7 दिन पहले। सारे एविडेंस दिखाए गए और उनको ट्रांजिट रिमांड पे लिया गया 2 लोगों को। इसमें हुआ यह था कि फेसबुक के थ्रू जो लड़के की मां है जिसका किडनैप हुआ था, फेसबुक के थ्रू अशफाक के संपर्क में आई पिछले 2 साल पहले और लगातार इन लोगों की चैटिंग होती रही। बीच में 3-4 बार मुरादाबाद, मेरठ और रामनगर ये अशफाक आया, होटल बुक कराया, वहाँ मदर के साथ इनके रहा भी। दोनों की दोस्ती फेसबुक से हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। किडनैपिंग की झूठी कहानी क्यों गढ़ी गई, इसका भी पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस की माने तो लड़के की मां अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और इसके लिए रुपए की जरूरत थी। घर वालों ने कुछ दिन पहले अपनी प्रॉपर्टी बेची थी, इसलिए ध्रुव की मां को पूरा यकीन था कि घर वाले तुरंत फिरौती की रकम देने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये सारी प्लानिंग मदर ने इसमें प्लान किया कि इसी तरह से करें। तो हमारे सासू ने प्लॉट बेचा है 12 लाख का और जो रेखा है मौसी इनकी, उनके पास भी पैसा है और 1 करोड़ की जो ये प्रॉपर्टी हमारा घर है इसको भी नाना ने इनके रेखा के नाम कर दिया। हमारे हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं है। तो अगर ये और लड़के को सब लोग बहुत प्यार करते हैं, अगर इसको उठा लिया जाएगा तो ये पैसा मिल जाएगा। पैसा लेकर के फिर हम लोग वहाँ पे चलेंगे। पुलिस की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। अशफाक कई बार ध्रुव की मां से मिलने आया करता था। इन दोनों ने कई बार शहर के अलग अलग होटल में कमरे भी बुक किए। पुलिस ने दोनों की कई तस्वीरें भी जारी की है। तो इसमें सारी चीज़ें हमारे पास, जिस होटल में आकर के रुके वहाँ के CCTV फुटेज, इवन मदर सुबह जब ये किडनैपिंग हुई इससे पहले जो किडनैपर उसी के साथ गाड़ी में बैठ के 1 घंटे बात भी किया, उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाए, फ़ोटो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो
एक तरह का बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड और गंभीर प्रकरण था, जिसमें बहुत सतर्कता के साथ हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया और इसमें 2 लोग तेलंगाना के अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस का शक मां की तरफ तब गया जब उसने मोबाइल की डिटेल खंगाली। ध्रुव की मां और अशफाक ने किडनैपिंग से करीब 1 घंटे पहले तक मोबाइल से बातचीत की थी और पूरी प्लानिंग की, जिसके बाद मां ने ही अपने बेटे को किडनैप करवा दिया। ध्रुव की मां ने अपने प्रेमी अशफाक से मिलकर अपने ही 5 साल के बेटे का अपहरण कराया और अपने ही पति से 30 लाख की फिरौती की रकम मांग डाली। इन दोनों का प्रेमी प्रेमिकाओं का प्लान था कि ये फिरौती की रकम वसूल करने के बाद तेलंगाना फरार हो जाएंगे और वहां पर एक जिम खोलकर दोनों ही प्रेमी प्रेमिका आसानी से अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे। इस घटना ने रिश्तों और विश्वास पर गहरा आघात किया है। बहरहाल पुलिस ने इस कहानी के सभी किरदारों को गिरफ्तार कर लिया है और ध्रुव को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मुरादाबाद से फरीद शम्सी की रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम से एक बस चलती है। बस में यात्री भी होते हैं और जब ये गाड़ी आगरा पहुंचती है तो उसमें सवार यात्री और सपोर्टिंग स्टाफ हैरान हो जाता है। कुछ लोग एक कार लेकर आते हैं और बस को कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद बस को लेकर इटावा की ओर चले जाते हैं। बस हाईजैक हो गई है, ऐसी खबर आगरा पुलिस को दी जाती है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। कुछ इसी तरह अल सुबह ये बस गुरुग्राम से रवाना हुई थी। इस बस को झांसी होते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले के लिए जाना था। बस में 34 यात्री सवार थे जो यूपी और एमपी के रहने वाले थे। जब बस गुरुग्राम से चली तो यात्रियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि वो अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में ये बस हाईजैक होने वाली है। प्राइवेट कंपनी की ये बस गुरुग्राम के सेक्टर 12 से निकली थी और जब ये आगरा पहुंचती है, जाइलो कार से कुछ लोग बस का पीछे करने लगते हैं। कुछ दूर जाकर बस को रोक देते हैं और उसे कब्जे में ले लेते हैं। कार सवार लोग बस को कब्जे में लेकर आगे बढ़ने लगते हैं और तभी सूचना आती है कि बस हाईजैक हो गई है। वो गाड़ी वाले ये पहले इनको उतारा, मोबाइल वाली इनका ड्राइवर साहब, मैं सो रहा था। इनने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। यही कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फ़ोन लगाते हैं तो सेठ देता, फ़ोन नहीं उठाता। कार सवारों ने खुद को बस का फाइनेंसर बताया और बस पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले ड्राइवर को हड़काया और फिर कंडक्टर को डरा धमकाकर बस आगे लेकर चलने को कहते हैं। 3 व्यक्ति जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर ये सूचना दी है कि एक बस जो गुड़गांव से पन्ना के लिए वो लोग लेकर जा रहे थे, उसे कल रात्रि में तकरीबन 9:30 बजे के आसपास रायभा टोल क्रॉस करने के बाद दक्षिणी बाईपास पे कुछ लोगों ने उसको ओवरटेक किया और इन तीनों ड्राइवर और कंडक्टरों को अपनी गाड़ी में रख दिया और गाड़ी को ले गए। आगरा पुलिस को जब इस पूरी घटना की जानकारी मिली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम बस और यात्रियों की तलाश करने लगती है और उधर जिन लोगों ने बस को कब्जे में लिया था वो उसे लेकर इटावा की ओर बढ़ रहे थे। आगरा में सुबह से ही तूफान खड़ा हो गया। एक बस हाईजैक कर ली गई जिसमें 34 यात्री सवार थे और बस इसी NH 19 से आगे बढ़ी और बस ले जा करके इटावा पहुंची। उसके बाद बस के जो यात्री थे उनको दूसरी बस में शिफ्ट किया गया और वह बस और आगे बढ़ती है। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि सबसे पहले बस को बरामद किया जाए, क्योंकि उसमें 34 यात्री सवार थे। जिन लोगों ने बस को अगवा किया वो खुद को बस का फाइनेंसर बता रहे थे और उनका दावा था कि बस मालिक ने किस्त जमा नहीं की है, इसलिए वो बस को कब्जे में ले रहे हैं। शुरुआत में पुलिस भी यही मान रही थी कि मामला फाइनेंस से जुड़ा है। लग गई है, हम इसको डायग्नोस करने, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिया बातचीत से और सभी चीज़ों की जानकारी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये ट्रेवल एजेंसी थी कल्पना ट्रेवल्स करके, जो ग्वालियर के व्यक्ति हैं, वो उनकी काफ़ी जो है कर्ज में थे, उनकी किस्तें टूटी हुई थी। पुलिस भी यही मानकर जांच कर रही थी कि मामला फाइनेंस का है, लेकिन जब बस मालिक से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो मालूम हुआ कि बस मालिक का प्रदीप नाम के शख्स से रुपयों का लेन देन था। इसमें फाइनेंसिंग जैसी कोई बात नहीं थी।
कुछ दिन पहले ही ग्वालियर में बस मालिक और प्रदीप में विवाद हुआ था और इत्तेफाक से मंगलवार यानी कि कल बस मालिक की मौत हो गई। देखिए, जो मैंने बताया कि जब ये लोग थाने पर आए, इन्होंने कहा कि जो लोग गाड़ी में बस में घुसे थे उन्होंने बताया कि हम लोग राम फाइनेंस से हैं और ये गाड़ी पे लोन है जिसके कारण गाड़ी को कब्जे में लिया जा रहा है, और उसी के क्रम में उनकी पूछताछ के कारण जो है ये सारी सूचनाएं हैं। अभी हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। इस गाड़ी पर लोन थे, लोन कब पूरे हुए हैं और किनको ट्रांसफ़र किया गया है इसकी जानकारी की जा रही है। प्रदीप ने रुपयों की वसूली के लिए फाइनेंस की साजिश रची और अपने गुर्गों के साथ बस को कब्जे में ले लिया। हालांकि बस सवार यात्रियों को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सभी दूसरी गाड़ियों से उनके घरों को भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस प्रदीप गुप्ता की तलाश कर रही है। प्रदीप गुप्ता इटावा के आरटीओ ऑफिस में दलाली करता है और वो पहले भी इस तरह के मामलों में जेल जा चुका है। इटावा में जब 2018 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी तब प्रदीप गुप्ता आरटीओ कार्यालय में बैठा मिला था। उसके साथ आरटीओ का लिपिक और 2 एआरटीओ गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे। अकूत संपत्ति का मालिक है प्रदीप गुप्ता और आगरा से लेकर के इटावा तक उसकी संपत्तियां हैं। गुनाह करने के बाद वो चमत्कार दिखाने में व्यस्त हो गया था। उसे विश्वास था कि उसकी विद्या फेल नहीं होगी और पानी की चंद बूंदों से वो जान डाल देगा। फिर बंद कमरे में 3 दिन तक भाई के सामने भाई बैठा रहा, मंत्र पढ़ता रहा। लखनऊ के इंटौजा की यह खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसी घर में पहले भाई को मारा, फिर जिंदा करने के लिए पढ़ने लगा मंत्र। सोचा था कि मंत्र से भाई को जिंदा कर चमत्कार कर देगा और पूरे इलाके में मशहूर तांत्रिक बन जाएगा। लेकिन 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, भाई जिंदा नहीं हुआ। तीसरे दिन भी वो मंत्र पढ़ता रहा लेकिन मृत शरीर में जान नहीं आई। भाई पर भाई की तंत्र विद्या फेल हो गई। 6 बजे 112 के द्वारा सूचना थाना इटौंजा को मिली। ये बताया जा रहा था कि वहाँ पे एक दरवाजे में वहाँ पे घर में बदबू आ रही है। तत्काल एसएचओ इटौंजा और फोर्स के साथ में वहाँ पे ग्राम उर्सना में पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद था और अंदर से काफ़ी बदबू आ रही थी। बदबू से आसपास के इलाके के लोग परेशान थे। पुलिस जब अंदर गई तो बड़े भाई की लाश पड़ी थी और छोटा भाई सामने बैठा था और पास में रखा था तंत्र मंत्र का सामान। गांव वालों की मदद से पुलिस और फोर्स ने दरवाज़ा जब खटखटाया तो वहाँ पे दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा था शुरुआत में। उसके बाद में पुलिस द्वारा लोगों के साथ में दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा गया। तो वहाँ पे पुलिस द्वारा देखा गया कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और डेड बॉडी के साथ में एक व्यक्ति था। तो जब उस व्यक्ति से पूछताछ करी गई और आसपास के गाँव के द्वारा पूछताछ करी गई, उसमें ये पाया गया कि जो मृतक था, मृतक का भाई सामने बैठा हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों भाई पहले शिव की पूजा करते थे। शिव साधना से घर में शिवलिंग प्रकट करने की कोशिश में जुटे थे लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। आरोप है कि इसके बाद मृत इंसान को जिंदा करने के लिए साधना करने लगे। इसी क्रम में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी और फिर जिंदा करने का मंत्र पढ़ने लगा। जब पूछताछ से ये सामने आया कि वो मृतक का जो भाई था, जो साथ में बैठा था, वो पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा था और वहाँ पे साधना कर रहा था। वहाँ पे ये भी पता चला है कि 3 से 4 दिन लगभग ये बॉडी पुरानी थी और उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा था। मौके पे वहाँ पे उसको हिरासत में, जो भाई है उसको हिरासत में लिया गया है। बॉडी का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु बॉडी भेजी गई है। लखनऊ ग्रामीण के इंटौजा के उसरना गांव की इस घटना के बाद आसपास के लोग डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर के अंदर कई दिनों से तंत्र मंत्र चल रहा है। ब्रजेश और फूलचंद की करतूतों के बारे में कोई नहीं जानता था लेकिन लाश की बदबू ने पोल खोल दी और पुलिस ने आरोपी भाई फूलचंद को जेल भेज दिया। आज भी अंधविश्वास में पड़कर कुछ लोग अपनों को ही जान से मार रहे हैं और ताजा उदाहरण हमारे सामने है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस बीच बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। यहां पारिवारिक विवाद में बुजुर्ग महिला की हत्या हुई है। भतीजे पर ही हत्या का आरोप लगा है। कल ही महिला के पति की मौत हुई थी और आज महिला की हत्या कर दी गई। चौरी चौरा थाना के बंसिया गांव की
ये घटना है। अनिल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, क्या था ये पूरा मामला, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, गोरखपुर के चौरी चौरा के बसिया गांव में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई, खासकर कि उस महिला की हत्या की गई है और उसके भतीजे द्वारा ही हत्या का आरोप लगा है। और उस महिला के पति की कल एक बीमारी से मौत होती है और पारिवारिक विवाद जिसमें बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर भतीजे का विवाद चलता था और आज उसी विवाद में उसने धारदार हथियार से मारकर अपनी चाची, जो जिसमें उसकी चाची लगती थी, बुजुर्ग महिला की हत्या किया है। हालांकि आरोपी को पुलिस ने आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता दें, जहां पर बुजुर्ग महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। अभी कल ही इस महिला के पति की मौत हुई थी, जमीनी रंजिश, परिवार जमीन का मामला था, इसके बाद इसकी हत्या हुई है। जौनपुर में अवैध संबंधों के चक्कर में एक शख्स की जान चली गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाने के मैनीपुर हैदर गांव में सराफा व्यापारी की गांव के कुएं में शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। परिजनों ने गांव के एक परिवार पर हत्या का आरोप लगाते हुए मौके पर हंगामा कर दिया। पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एक आरोपी को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ में जुट गई है। पुलिस को शक है कि अवैध संबंधों के चलते रविंद्र की जान गई है। इस पर विवेचना की जा रही है, देखा जा रहा है। कुछ लोग एक आरोपी जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जांच की जा रही है, जैसे अवैध संबंधों का होना पाया जा रहा है, जांच की जा रही है। अब ये हत्या है या आत्महत्या, ये तो जांच का विषय है, पर इतना जरूर है कि अवैध संबंधों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। कानपुर में महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप अस्पताल के डॉक्टर पर लगा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कानपुर के गोविंद नगर थाने में खड़ी ये महिला कोई अपराधी नहीं बल्कि एक डॉक्टर की शिकायत लेकर पहुंची है। डीटी नर्सिंग होम में डॉक्टर की काली करतूत सामने आई है। आरोप है कि डॉक्टर ने ईसीजी करने के नाम पर जबरन महिला के कपड़े उतरवाए। आरोपों के मुताबिक डॉक्टर के साथ महिला स्टाफ नर्स भी इस दौरान मौजूद रही। फिलहाल महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से की है और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला ने थाने के बाहर रो कर अपने साथ हुई ज्यादती को बयां किया। ईसीजी होना था, उन्होंने मना करने के बावजूद मेरे सारे कपड़े उतार के ईसीजी डॉक्टर ने किया। मेरी कंप्लेन ये है, जबकि डॉक्टर नहीं करते हैं लेकिन सारे कपड़े उतार के नहीं करते। कौन सा हॉस्पिटल था, कौन डॉक्टर है? डीटी नर्सिंग होम। डॉक्टर क्या नाम है? पंकज सेठी। नर्स थी, नर्स मना करने के बावजूद उसने मेरे कपड़े सारे चेंज करवाए। डॉक्टर के कहने पे मेरे सारे कपड़े चेंज करवाए। महिला ने आरोप लगाया है कि गोविंद नगर में स्थित डीटी नर्सिंग होम में डॉक्टर पंकज सेठी ने टेस्ट के बहाने उसको अंदर बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। वहीं तहरीर देने के 24 घंटे बाद तक आरोपी डॉक्टर और नर्सिंग होम पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। न ही पुलिस ने डॉक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिससे नाराज महिला और उसके पति परिजनों के साथ थाने पहुंच गए। वहीं एसपी साउथ ने कहा है कि मामले की जांच सीओ गोविंद नगर को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर ने जब ईसीजी हो रहा था उसका, तो उसके जो मेडिकल प्रोसीजर के अंडर जो भी कपड़े उतरवाने का आरोप लगाए हैं, वहाँ पे ये जांच जो है वो हमने सीओ गोविंद नगर को दी है। उस प्रकरण की पूरी गहनता से वो जांच कर रहे हैं। जो भी मेडिकल प्रोटोकॉल में वहाँ पे महिला नर्स प्रेजेंट होती हैं डॉक्टर के साथ, वो फॉलो किया गया या नहीं किया गया, उस पर जाँच कर जाँच की जो उसमें रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। देखना यह होगा कि महिला के आरोपों के बाद डॉक्टर का पूरे मामले पर क्या बयान सामने आता है और पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए श्याम तिवारी की रिपोर्ट। बड़ी खबर आगरा से आ रही है। यहां महिला डॉक्टर की हत्या से हड़कंप मच गया। लावारिस हालत में शव बरामद हुआ है। महिला डॉक्टर के बॉयफ्रेंड पर हत्या का शक है। मेडिकल कॉलेज में तैनात थी डॉक्टर। डॉक्टर इलाके में ये लाश मिली है। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में शिक्षिका ने लगाया रजिस्ट्रार पर यौन शोषण का आरोप। यह भी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आरोपों पर डीसीपी महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला का कहना है कि गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी की शिक्षिका द्वारा रजिस्ट्रार के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई गई है। 3 सदस्यीय टीम पुलिस द्वारा मामले की जांच के लिए बनाई गई है। इसमें जो रजिस्ट्रार हैं जीबीयू के, उनके विरुद्ध उन्होंने उत्पीड़न
के आरोप लगाए हैं। तो इसमें क्योंकि ये कार्यस्थल पे किया गया उत्पीड़न है तो कायदे से इसमें पहले जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, जो भी कोई ऐसा कार्यस्थल हो जहां 10 से अधिक महिलाएं कार्य करती हैं, वहां पे इस प्रकार की कमेटी का होना अनिवार्य है और उसके द्वारा इस पे जांच की जानी चाहिए। लेकिन जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने वहां की आईसीसी के विरुद्ध भी शिकायत दी है और कहा है कि वो उनसे निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए हमने एक 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया। इसी के साथ क्राइम कंट्रोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।